पिछले वीडियो में हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किए गए कंपनी में व्यवस्था लाने के प्रयास के बारे में बातचीत की थी और साथ ही किस तरह से बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करके कंपनी ने शासन के ऊपर भी अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था। उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद भारत में विशेषकर बंगाल में कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। नॉर्थ इंडिया में भी कोई नहीं था। नॉर्थ इंडिया में अवध व्यवहारिक रूप से कंपनी का एक अधीनस्थ राज्य बन गया था, खास करके 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। अब कंपनी के राज्य का विस्तार होना था और उसके लिए सबसे पहला सूबा जो कंपनी के संपर्क में आया था वह अवध था, जिसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। और इसलिए 1764-65 से जो कंपनी का ताल्लुक अवध के साथ था वह 1856 में ख़त्म हुआ, जब अवध औपचारिक रूप से कंपनी साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन गया। अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को हम 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1765 से 72 के बीच का है, जबकि यह शुरुआती हस्तक्षेप का चरण था। दूसरा फेज 1773 से 1797 का है, जबकि अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण अवध के ऊपर बढ़ाया और यह नियंत्रण फाइनेंशियली भी था और पॉलिटिकली भी था। 1798 से 1801 के बीच में सब्सिडियरी अलायंस का समय था, जब लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के ऊपर सहायक संधि की शर्तें थोपी। चौथे फेज में, जो कि 1801 से 1856 के बीच चला, इस चरण में गवर्नर जनरल जो भी आए उन्होंने अवध को शासन में सुधार लाने के लिए चेतावनी पत्र जारी किया। और 1856 में अंतिम चरण में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला लेने का कार्य किया। तो ये 5 विभिन्न चरण थे जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग इलाहाबाद की संधि से करेंगे जो कि 1765 में हुआ था। तो चलिए इस विस्तृत चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। मैं मनीष कुमार हूँ, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जहाँ तक इलाहाबाद की संधि का सवाल है, तो यह संधि अगस्त 1765 में हुई थी। यह संधि मुग़ल सम्राट शाह आलम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसकी जो शर्तें थी उनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मुग़ल सम्राट ने सौंप दिए थे और इसके बदले मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। साथ ही कंपनी ने मुग़ल सम्राट को यह आश्वासन दिया था कि उसकी सत्ता दिल्ली में फिर से स्थापित हो, इसके लिए वह उन्हें सहायता देगा। मुग़ल सम्राट उस समय इलाहाबाद में रह रहे थे। जहाँ तक अवध का ताल्लुक़ है, तो अवध के नवाब को इस संधि के द्वारा नवाब बने रहने दिया गया, लेकिन उससे कड़ा और इलाहाबाद का ज़िला ले लिया गया। नवाब को युद्ध का हर्जाना भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अपनी सेना को रख सकता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1873 में अवध के नवाब के साथ जो संधि हुई थी उसकी बात करेंगे। इस संधि के अंतर्गत कंपनी ने 50 लाख रुपए के बदले इलाहाबाद और कड़ा का नियंत्रण नवाब को वापस सौंप दिया। इसके बदले में नवाब सैन्य रख रखाव के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 30,000 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 2,10,000 रुपये प्रति माह कर दिया। इसमें एक सीक्रेट शर्त भी थी, अर्थात गुप्त शर्त भी थी, जिसके अनुसार अवध पर रोहिला आक्रमण की स्थिति में ब्रिटिश सहायता का प्रावधान था, जिसके लिए अवध 40 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ था। यह हम बाद में देखेंगे कि यह भी एक विवाद का विषय बना। इसके बाद जो संधि अवध के ऊपर थोपी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वह थी 1775 में फैजाबाद की संधि। इस संधि के अंतर्गत अवध ने बनारस पर अपनी संप्रभुता छोड़ दी और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। से बनारस के राजा चेत सिंह कंपनी के वैसल बन गए, अर्थात उनके फ्यूडल लॉर्ड बन गए। चेत सिंह को अंग्रेज़ों को 22 लाख रुपए प्रति वर्ष नजराना देना था।
साथ ही उसमें यह भी शर्त थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनारस के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह भी कहा गया था 22 लाख रुपए के अतिरिक्त और कोई पैसे की मांग नहीं की जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को उनके अधिकार में हस्तक्षेप करने या उनके क्षेत्र की शांति को भंग करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस संधि ने बनारस के अतिरिक्त प्रशासन और वित्तीय मामलों में कंपनी के सीधे हस्तक्षेप की शुरुआत की, जिसने क्षेत्र के शासन और सैन्य मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश सैनिकों को लखनऊ, बनारस और चुनार में तैनात किया गया, जिसका खर्चा नवाब आसिफउद्दौला द्वारा वहन किया जाना था। बनारस में त्याग सिंह के ऊपर जिस तरह से कंपनी हस्तक्षेप कर रही थी उसे बहुत ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सका और वहाँ विद्रोह हो गया। अंग्रेज़ों का मराठों के साथ युद्ध और फ्रांसीसी युद्धों के खर्च को पूरा करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1778, 1779 और 1780 में तेज सिंह से 5 लाख रुपए वॉर लेवी या युद्ध कर के रूप में मांग की। तेज सिंह ने 1778 और 1779 में तो दे दिया, लेकिन 1780 में उसने टाल मटोल किया और 2 लाख रुपए का रिश्वत हेस्टिंग्स को भेजा। साथ ही एक क्षमा याचना का पत्र भी भेजा, लेकिन हेस्टिंग्स इससे संतुष्ट नहीं था और तनाव बढ़ता गया। यह तनाव तब सीमा पार कर गया जब हेस्टिंग्स अपनी मांग का अनुपालन कराने के लिए 1781 में स्वयं बनारस पहुंच गया। तेज सिंह के विनम्र व्यवहार के बावजूद हेस्टिंग्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे बनारस में विद्रोह भड़क गया। तेज सिंह के सैनिकों और प्रजा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे हेस्टिंग्स को सैन्य सुरक्षा के तहत भागने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद तेज सिंह को गद्दी से हटा दिया गया और उसके भतीजे महिप नारायण सिंह को सख्त ब्रिटिश नियंत्रण के तहत राजा बनाया गया। इस विद्रोह का असर बनारस से परे भी पड़ा और उसने बिहार जैसे क्षेत्रों के प्रांतीय परिदृश्य को प्रभावित किया, जहां ब्रिटिश नीतियों से स्थानीय असंतोष इन घटनाओं के कारण और बढ़ गया था। फैजाबाद की संधि का उल्लंघन ब्रिटेन में वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग मुकदमे, जो कि 1787 से 1795 के बीच चला, यह एक प्रमुख मुद्दा बना। हेस्टिंग्स पर तेज सिंह के साथ व्यवहार में उत्पीड़न और जबरन वसूली के आरोप लगाए गए। हालांकि उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने हेस्टिंग्स की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के शोषक के रूप को उजागर किया। इस तरह से फैजाबाद की संधि उत्तरी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रिटिश सत्ता के तहत बनारस के औपचारिक अधीनता का प्रतीक है। हालांकि कंपनी द्वारा संधि की शर्तों की अवहेलना ने ब्रिटिश प्रशासकों और भारतीय शासकों के बीच असमान शक्ति संबंधों का उदाहरण पेश किया, जिसने स्थानीय आबादी में असंतोष को बढ़ावा दिया। संधि के बाद की घटनाओं ने कंपनी शासन के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध में योगदान दिया और औपनिवेशिक निगरानी के तहत स्वायत्तता बनाए रखने की चुनौतियों को भी रेखांकित किया। अंग्रेजों और अवध के बीच संबंध में अवध की बेगमों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह भी एक कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हेस्टिंग्स ने तेज सिंह से जो बड़ी राशि ऐंठी थी वह पर्याप्त नहीं थी। उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अवध के नवाब की मां और पत्नी की ओर रुख किया। बेगमों को उनके निजी खर्चों के लिए जागीर मिली हुई थी। उनके पास व्यक्तिगत आभूषण और वर्षों से जमा किया गया धन भी था। नवाब कंपनी की मौद्रिक मांगों को पूरा करने के लिए कर्ज में डूब रहा था। ऐसी स्थिति में उसने हेस्टिंग्स के समर्थन से अपनी मां से पैसे की मांग करनी शुरू कर दी। अपनी मां द्वारा बार बार परेशान किए जाने पर उन्होंने अपने बेटे को इस शर्त पर 30 लाख रुपए दिए कि न तो कंपनी और न ही आसिफउद्दौला आगे पैसे की मांग करेंगे। लेकिन 1781 में कंपनी ने बेगमों की सुरक्षा की अपनी पुरानी गारंटी को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उन्होंने कंपनी के खिलाफ तेज सिंह का समर्थन किया था। इसके बाद लखनऊ में रेजिडेंट के रूप में मिडल्टन के स्थान पर ब्रिस्टो की नियुक्ति की जाती है। ब्रिस्टो ने बेगमों के दीवान और ख्वाजसाराओं को बंदी बना लिया और बेगमों को पैसे देने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उन्हें प्रताड़ित किया।
हेस्टिंग्स ने बेगमों को आतंकित करने के लिए एक सशक्त टुकड़ी भी भेजी। उसने यह काम सफुद्दौला के विरोध के बावजूद किया। सेना की मदद से बेगमों के खजाने को जबरन जब्त कर लिया गया। हेस्टिंग्स को बुजुर्ग बेगमों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने हेतु इस अमानवीय रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं हुआ। जिस तरह से अवध की बेगमों के साथ वारेन हेस्टिंग्स का व्यवहार हुआ था, उसकी हर जगह आलोचना की गई है। अंग्रेजों के अवध के साथ संबंध में एक नया पड़ाव तब आता है जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल होकर आता है। उसने आते ही चिडेरी अलायंस अवध के ऊपर 1801 में थोपा और उसके तहत रोहिलखंड और निचले दोआब वाले अपने आधे क्षेत्र को अवध को सौंपने के लिए मजबूर किया। नवाब बाहरी सुरक्षा और आंतरिक कानून व्यवस्था के रख रखाव के लिए कंपनी पर अधिक से अधिक निर्भर होता गया और उसने जनता के कल्याण से आंखें मूंद ली, जो नवाब के अधिकारियों और कंपनी के व्यापारिक एजेंटों के कुशासन के तहत कराह रही थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत का गवर्नर जनरल 1828 से 1835 के बीच में था, उसके समय में भी अवध के साथ कुछ संपर्क हुए थे। उसने नवाब को अपने प्रशासन में सुधार करने की चेतावनी भेजी। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उसे अधिकृत किया गया था कि वह चाहे तो अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिला सकता है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ एक चेतावनी पत्र अवध के नवाब को भेजा ताकि वहाँ की शासन व्यवस्था में सुधार हो। लॉर्ड ऑकलैंड जब गवर्नर जनरल होकर भारत आया तो उसने 1837 में एक संधि अवध के नवाब के साथ की थी। उस समय अवध का नवाब मोहम्मद अली शाह था। इस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध साम्राज्य में गंभीर और व्यवस्थित उत्पीड़न या अराजकता फैलने पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया, जिससे सार्वजनिक शांति गंभीर रूप से खतरे में न पड़े। इस संधि के अंतर्गत अतिरिक्त ब्रिटिश सेना को अवध में तैनात किया जाना था। हालांकि इस संधि को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया और इसीलिए इसे मृत पत्र या डेड लेटर ही यह रहा। 1847 में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल होकर आया था और उसने भी अवध के नवाब को एक चेतावनी पत्र भेजा था ताकि वहाँ की शासन व्यवस्था में सुधार हो सके। और अंत में 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल होकर के आता है तो उस समय तक ब्रिटिश का पब्लिक ओपिनियन और मिड विक्टोरियन साम्राज्यवादियों का यह विश्वास था कि अवध का विलय पूरी तरह से किया जाना चाहिए। वास्तव में मध्य विक्टोरियाई साम्राज्यवादियों का मानना था कि केवल ब्रिटेन में ही शासन करने की क्षमता है, भारतीयों पर शासन किया जाना चाहिए और इसलिए अवध का विलय अनिवार्य है। द लंदन टाइम्स ने भी इसी भावनाओं को व्यक्त किया था जब उसने भारतीयों को बहुत छोटे लोग कहा था जिन पर एक बहुत महान लोगों ने अधिकार कर लिया था। इस कार्य को पूरा करने के में डलहौजी को भारतीय वफादारी के प्रति भावनात्मक सम्मान या पुरानी संधियों के प्रति सम्मान भी नहीं रोक सका। अवध के विलय का मुख्य बहाना वहां कुशासन का जारी रहना था। इस मौलिक तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया गया कि ब्रिटिश हस्तक्षेप ही इस कुशासन का मुख्य कारण था। सर हेनरी लॉरेंस ने भी लिखा था कि अवध के मामलों पर हर लेखक द्वारा दिए गए तथ्य प्रमाणित करते हैं कि अवध में ब्रिटिश हस्तक्षेप इतना हानिकारक था कि इसने ब्रिटिश नाम को कलंकित किया है। कुशासन का आरोप अवध को हड़पने का एक सुविधाजनक बहाना था। डलहौजी ने कुशलतापूर्वक अवध के विलय की योजना बना ली। उसने अवध में कुशासन के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष अधिकारी भेजे, वहां की सरकार के प्रशासनिक पतन के बारे में लंबी रिपोर्ट तैयार की और होम अथॉरिटीज को अपने दृष्टिकोण के पक्ष में कर लिया। इस प्रकार होम गवर्नमेंट की मंजूरी से मजबूत होकर के और इंग्लैंड में जनमत की मुख्य स्वीकृति प्राप्त करके डलहौजी ने तत्परता से काम किया। 1848 में कर्नल स्लीमन को लखनऊ का रेजिडेंट बनाकर भेजा गया। स्लीमन ने अवध में व्याप्त कुशासन के बारे में एक लंबी रिपोर्ट लिखी। हालांकि स्लीमन ने विलय का नहीं समर्थन किया था, बल्कि यूरोपीय एजेंसी के माध्यम से प्रशासन के बढ़ते नियंत्रण का पक्ष लिया था, क्योंकि इससे भारत में अंग्रेजों के अच्छे नाम को नुकसान पहुंचता। 1854 में स्लीमन के स्थान पर आउटरम को भेजा गया। आउटरम ने भी अवध के प्रशासनिक पतन की रिपोर्ट दी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 3 संभावित विकल्पों पर चर्चा हुई। पहली
पहला विकल्प था नवाब को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करना और राज्य का विलय करना। दूसरा विकल्प था नवाब और उनकी गरिमा को बनाए रखना, लेकिन वास्तविक प्रशासन को हमेशा के लिए कंपनी के हाथों में लेना। और तीसरा विकल्प था लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट को सीमित समय के लिए वास्तविक प्रशासन का प्रभार संभालने के लिए कहना। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में आम राय यह थी कि अवध का विलय कंपनी में किया जाए। डलहौजी की बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई रिपोर्टों से प्रभावित होकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विलय के पक्ष में फैसला सुनाया और डलहौजी को पद छोड़ने से पहले इस कार्य को पूरा करने का आदेश दिया। डलहौजी ने तत्परता से कार्रवाई की। उसने वाजिद अली शाह से पद त्याग पर हस्ताक्षर करने को कहा। उसके इनकार करने पर 13 फरवरी 1856 को एक घोषणा द्वारा राज्य का विलय कर लिया गया। डलहौजी का यह तर्क था कि यदि ब्रिटिश सरकार लाखों लोगों की पीड़ा के कारण बने प्रशासन को अपने समर्थन देना जारी रखती तो यह ईश्वर और मनुष्य दोनों की नज़र में दोषी होती। अब इसके परिणामों पर चर्चा करना आवश्यक है। कंपनी के कुछ रूढ़िवादी निर्देशकों को इस नीति की बुद्धिमत्ता पर गंभीर संदेह था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जनरल कोर्ट में एक निंदा प्रस्ताव लाया गया जिसमें अवध के विलय को भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में भारतीय लूट या इंडियन स्पॉलिएशन के सबसे बुरे उदाहरणों में से एक बताया गया। कंपनी के एक निदेशक जॉन शेफर्ड ने टिप्पणी की कि विलय से भारतीयों की स्वतंत्रता नष्ट होने की संभावना है। भारतीय जनमत ने अवध के विलय को नैतिक विश्वास का घोर उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अनुचित माना। कुछ लेखकों ने इस विलय को डकैती इन एक्सेलेसिस या सर्वोच्च स्तर की डकैती के रूप में वर्णित किया है। इस विलय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम देखने को मिले। राजनीतिक रूप से परिणाम हुआ राजनीतिक बेदखली का। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा कुशासन के बहाने किए गए विलय को अंग्रेजों द्वारा एक बड़ा विश्वासघात माना गया, जिन्होंने पहले नवाब के साथ औपचारिक गठबंधन बनाए रखा था। नवाब को हटाने और उसके बाद स्वायत्तता के नुकसान ने अवध में शासक वर्ग और आम जनता के बीच गहरा असंतोष पैदा किया। अभिजात वर्ग और तालुकदारों का भी अलगाव हुआ। विलय के बाद भूमि पुनर्वितरण की ब्रिटिश नीति ने पारंपरिक भूस्वामी अभिजात वर्ग जो कि तालुकदार हुआ करते थे उनको हाशिए पर ढकेल दिया। कई तालुकदारों को उनकी जायदाद से बेदखल कर दिया गया, जिससे भूस्वामी वर्ग के बीच व्यापक असंतोष फैल गया, जो पहले नवाब के शासनकाल में काफ़ी शक्ति और प्रभाव का आनंद लेते थे। 1856 की जो समरी सेटलमेंट हुई उसने भी असंतोष को बढ़ावा दिया। विलय के तुरंत बाद लागू किए गए समरी सेटलमेंट ने अवध की स्थिति को और गंभीर बना दिया। कर वृद्धि और भू राजस्व नीतियां से किसानों पर कर का बोझ काफ़ी बढ़ गया। समरी सेटलमेंट के कारण भूमि जोतों का मनमाना पुनर्मूल्यांकन भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर छोटे भूस्वामियों को बेदखल होना पड़ा। इस आर्थिक शोषण ने भूस्वामी, अभिजात वर्ग और किसान दोनों के बीच असंतोष को गहरा कर दिया। नई राजस्व नीति ने पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। जिन तालुकदारों ने अपनी जायदाद खो दी थी वे अब अपने ही क्षेत्रों में सीमांत बनकर रह गए। किसानों को उच्च करों और संभावित भूमि हानि का सामना करना पड़ा, जिससे वे ब्रिटिश शासन से तेजी से मोह भंग का शिकार होते चले गए। निष्कर्ष के रूप में हम लोग यह कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने अवध के ऊपर जिस तरह से अपना अधिकार स्थापित किया और उसे कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया, उसमें 5 अलग अलग चरण थे। इस दौरान अंग्रेज़ों ने नवाब के निष्ठापूर्ण व्यवहार को नज़रअंदाज किया, तवज्जो नहीं दी। जितनी बार भी अवध के साथ संधि की शर्तों को अवध के नवाब ने पूरी तरह से उसका पालन किया, लेकिन उसके बाद भी अंत में नवाब के ऊपर कुशासन का आरोप लगा, जिसके लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं था। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज रेजिडेंट की भी जिम्मेदारी थी, जिसको कि नज़रअंदाज किया गया और पूरा उत्तरदायित्व नवाब के ऊपर डाल दिया गया और इसी आधार पर अवध को कंपनी के साम्राज्य में मिलाया गया। और जिस तरह से मिलाया गया वो उसकी आलोचना अंग्रेज़ों ने भी की। इसलिए जो अवध को कंपनी के साम्राज्य मिलाने की जो प्रक्रिया थी वह विश्वासघात का एक स्वरूप था ब्रिटिश शासन का। अवध के एनेक्सेशन के बाद जो परिणाम हुए उसकी परिणति 1857 के विद्रोह में साफ दिखाई पड़ती है। दोस्तों, यदि यह विश्लेषण अच्छा लगा हो,
मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के विश्लेषणात्मक जानकारी ऐतिहासिक विषयों पर आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।